सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल संस्कृत ऑनलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत की कक्षा में 10वीं कक्षा का संस्कृत व्याकरण का विषय अव्यय पदानि उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि अव्यय पद क्या होते हैं, किस तरीके से ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, कितने अंक के आते हैं और इनसे संबंधित उदाहरणों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय अव्यय पदानि। अव्यय पदानि, अव्यय पद क्या होते हैं, अव्यय की परिभाषा क्या होती है, देखते हैं इस श्लोक के द्वारा। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात जो पद तीनों लिंगों में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में और सर्वासु च विभक्तिषु सारी विभक्तियों में, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्ति होती हैं, सभी विभक्तियों में व सभी वचनों में न वेति जो परिवर्तित नहीं होता है, तद अव्ययम वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। तो हमने परिभाषा के द्वारा जाना कि अव्यय के ऊपर किसी भी लिंग का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी विभक्ति का व किसी भी वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी से भी परिवर्तित नहीं होता है। आगे देखते हैं अव्यय पाठ्यक्रम में कौन कौन से अव्यय निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि अव्यय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित अव्यय निर्धारित किए गए हैं आपके लिए, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला है उच्चई, उसके बाद है हयः, वृथा, च, अद्य, शनै, श्वः, सहसा, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदा कदा, अत्र तत्र, यत्र कुत्र, यदा तदा, यदि तर्हि, यावत् तावत् और इदानीम। इदानीम के पर्यायवाची 3 शब्द और हैं जो अव्यय ही हैं, जैसे अधुना, संप्रति व सांप्रतम। ये जो अव्यय है संस्कृत में आपके जो पाठ्यक्रम है, नया पाठ्यक्रम 2020-21 का, उसमें ये अव्यय निर्धारित किए गए हैं। तो इन अव्ययों का पहले हम हिंदी अर्थ जान लेंगे, उसके बाद में हम इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला अव्यय है उच्चई। उच्चई का अर्थ है ऊंचा, अर्थात ऊंची आवाज में। और आगे है हयः। हयः का अर्थ है बीता हुआ कल। हयः का प्रयोग कहाँ पर होता है, जहां पर बीते हुए कल की बात हो कि मैंने ये काम कल किया था, जहां पर लंग लकार का प्रयोग हो। आगे है वृथा। वृथा का अर्थ है बेकार। फिर है च का अर्थ होता है और। अद्य, अद्य का अर्थ है आज। शनै, शनै का अर्थ है धीरे। श्वः, श्व का अर्थ है आने वाला कल, जैसे मैं कल ये काम करूंगा। तो जहां पर भविष्य काल का प्रयोग हो, लिट लकार, वहां पर किसका प्रयोग होगा, श्वः अव्यय का प्रयोग होगा। उसके बाद है सहसा। सहसा का अर्थ है अचानक। और उसके बाद है अपि। अपि का अर्थ है भी। आगे बढ़ते हैं कुतः। कुतः जो अव्यय है उसका अर्थ होता है कहां से। जहां पर भी कुतः, ततः, अतः शब्द का प्रयोग होता है, कोई अव्यय होता है तो उसमें से जुड़ जाता है, कहां से, यहां से, वहां से, ऐसे। ठीक है। आगे है इतस्ततः, अर्थात इधर उधर। उसके बाद है यदा कदा। यदा का अर्थ है जब और कदा का अर्थ है कब। आगे बढ़ते हैं अत्र तत्र। अत्र तत्र का अर्थ है अत्र यहां पर और तत्र वहां पर। आगे है यत्र कुत्र। यत्र का अर्थ है जहां पर, कुत्र का अर्थ है कहां पर। आगे है यदा तदा। यदा का अर्थ है जब, तदा का अर्थ है तब। आगे है यदि। यदि का अर्थ यदि ही रहेगा, जैसे हम प्रयोग करते हैं वाक्य में यदि,
तो हिंदी अर्थ भी यही होगा। और तरही, तरही का अर्थ है तो। यावत तावत, यावत का अर्थ है जब तक और तावत का अर्थ है तब तक। तो हमने जो भी ये युग्म वाले अव्यय देखे हैं, युग्म अर्थात जो साथ साथ एक पेयर होता है, जैसे यदा कदा, अत्र तत्र, यत्र कुत्र, ये जितने भी अव्यय हैं ध्यान रखें वो एक दूसरे के साथ ज्यादातर अव्ययों में आते हैं। वहां पर दो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। बाकी हम उदाहरणों के द्वारा अच्छे से इनको जान लेंगे। अभी एक और अव्यय हमारा बचा है इदानीम। इदानीम का अर्थ है इस समय, ठीक है। ऐसे ही इसके तीन पर्यायवाची, जैसे अधुना, अधुना का अर्थ भी होता है अभी, संप्रति का अर्थ भी होता है अभी, और सांप्रतम का अर्थ भी होता है अभी। तो ये सारे अव्यय, इनका अर्थ अभी है, जो नीचे अभी मैं करवा रही हूं, इदानीम, अधुना, संप्रति व सांप्रतम, उनका प्रेजेंट टेंस अभी के लिए ही उनका प्रयोग होगा। पर आपको ध्यान रखना है कि आपसे मंजूषा में फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने के लिए इनमें से कौन सा पूछा गया है, आप उसी को उत्तर में लिखेंगे। तो ये था सभी अव्ययों का हिंदी अर्थ जो आपके पाठ्यक्रम में पूछे जाएंगे। करते हैं अपने अव्यय के जो विषय हम आज कर रहे हैं उसकी ओर। अभी मैंने आपको उन अव्ययों के बारे में बताया जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, पर इसके साथ ही कुछ और अव्यय हैं जो आपके ज्ञान वर्धन के लिए मैं बता रही हूँ साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं व्याकरण में ऐसे अव्ययों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप साथ में इनको भी पढ़ लेंगे, इनका भी हिंदी अर्थ जान लेंगे, तो आपको परीक्षा में ये काम आ सकते हैं, अगर इस तरीके से कोई इनमें से अगर कोई प्रश्न पूछा गया। तो एक बार इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अग्रे। अग्रे का अर्थ है आगे, आगे है अचिरात, अचिरात का अर्थ है जल्दी। अतः, अतः का अर्थ है इसलिए। अतीव, अतीव अर्थात बहुत। अथ, इसके बाद। अद्यापि, आज भी। आगे है इत्थम, इत्थम इस तरह है। फिर है इव, इव का अर्थ है जैसा। जैसे हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं कि ये इसके जैसा है, तो संस्कृत में अव्यय शब्द इव। ऊपरी, ऊपर। एकदा, एक बार। परितः, चारों ओर। पुरतः, आगे से। पृष्ठतः, पीछे से। बहि, बाहर। शीघ्रम, जल्दी। बहु, बहुत। सर्वथा, पूरी तरह से। और आगे है अव्यय माँ। माँ का अर्थ है मत करो। जैसे कोई बच्चे क्लास में शोर करते हैं या किसी और के लिए आप किसी को मना कर रहे हैं, तो माँ शब्द का प्रयोग होता है। आगे है चेत, चेत का अर्थ है यदि। कथम, कैसे। कथम अव्यय का भी कई बार प्रयोग होता है। कदापि, कभी भी। यत, की। यत, यत का अर्थ है की, त में हलंत है। नूनम, निश्चय से। आगे है विना, उसका अर्थ होता है बिना। जैसे हम कहते हैं कि उसके बिना, तो संस्कृत में बिना शब्द का प्रयोग होगा। कति, कति का अर्थ है कितने, ये एक अव्यय है। साकम, साकम का अर्थ है साथ। बहुशः, बहुत बार। तो ये जो अव्यय भी मैंने आपको बताए, ये जो है आपके ज्ञान वर्धन के लिए है, ताकि अगर परीक्षा में कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए अव्यय से अलग भी, संस्कृत व्याकरण में कई बार गद्यांश पद्यांश में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अव्यय पद कौन सा है, तो आप जान पाएंगे जब, क्योंकि आपने इन सारे अव्ययों के बारे में पहले ही पढ़ लिया। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जब आपकी परीक्षा में अव्यय के प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं? सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें मंजूषा, अर्थात जो हेल्प बॉक्स होता है, एक बॉक्स में आपके लिए वर्ड्स होते हैं, मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं, अव्यय दिए जाएंगे इसमें। तो दूसरा है रिक्त स्थान पूर्ति अव्यय पद के द्वारा, तो आपके सामने क्या आएंगे?
वाक्य आएंगे, उनमें रिक्त स्थान दिए होंगे और आपको मंजूषा से शब्द लेकर के आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी सही अव्यय के द्वारा। और तीसरा है व्याकरण से संबंधित किसी प्रश्न में कौन सा अव्यय है ये ढूंढना। कई बार किसी भी व्याकरण, जैसे मैंने पहले भी बताया, गद्यांश पद्यांश में भी किसी वाक्य को देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में बताइए कौन सा अव्यय है। तो इस तरीके से भी अव्यय के बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि अव्यय के प्रश्न को हल करने से पहले कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस प्रश्न को हल करने से पहले बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो बिंदु है, अव्यय पद का हिंदी अर्थ याद करें। आज मैंने अभी वीडियो में शुरू में ही आपको अव्यय पद का, हर एक अव्यय पद का हिंदी अर्थ बताया है। तो आप सबसे पहले उसका हिंदी अर्थ अच्छे से याद कर लेंगे और उसके बाद उसका अभ्यास करेंगे, उसको लिखने का भी। और आगे है, प्रश्न में आए वाक्य का हिंदी अर्थ जरूर करें। जो भी रिक्त स्थान का वाक्य आपसे पूछा जाएगा अव्यय का, सबसे पहले उसका हिंदी का अर्थ करने का प्रयास आपको जरूर करना है। अगर एक बार आपने उसका हिंदी अर्थ समझ लिया तो बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा अव्यय पद आएगा। आगे है, यकार तकार वाले अव्यय पद का एक साथ प्रयोग होंगे, जैसे यत्र तत्र, यावत तावत, यदि तरहि। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो युग्म वाले, जोड़े वाले अव्यय हैं, यकार और तकार वाले, वो एक साथ प्रयोग होंगे और आपकी मंजूषा में भी वो साथ साथ दिए होंगे। आगे है, अव्यय के प्रश्न पहले जो अच्छे से पता हो आप पहले वो हल करें और बाद में जो बच गए हैं फिर उनको हल कर लें, क्योंकि जब एक बार आपको सही वाले पता चल जाएंगे तो बाद वाले करने में आपको आसानी रहेगी। और अगला जो बिंदु है, श्वः भविष्यत काल के लिए जो श्वः अव्यय है, मैंने पहले भी बताया, लिट लकार के लिए प्रयोग होगा। वह हय है भूतकाल के लिए, अर्थात लंग लकार के लिए प्रयोग होगा। ये निश्चित है, तो आप इसको पहले ही ध्यान रखेंगे तो उस वाक्य में आप जल्दी से अव्यय पद को भर पाएंगे। अब हम अव्यय को उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि किस तरीके से जब परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। तो आपके सामने ये प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु समुचितानि अव्यय पदम लिखित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नीचे लिखे गए वाक्यों में से समुचित अव्यय पद को लिख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने मंजूषा दी हुई है जो मैंने आपको बताया था। इसके शब्दों को हम पहले ही पढ़ लेंगे, अव्यय पदों को। जैसे पहले है सहसा, का अर्थ है अचानक, और यदि तरही, यदि तो, यदा तदा, जब तब, और आगे है यत्र तत्र, जहां पर वहां पर, और अपि का अर्थ है भी। ये आप पहले ही कर लेंगे। उसके बाद हम अपने वाक्य देखते हैं। पहला है, त्वम डैश आगच्छ डैश एव सा अपि आगच्छत। तुम, क्या आएगा इसमें बताइए, त्वम डैश आगच्छ, तुम जब आगच्छ आए, तदा सा, तदा एव तभी, सा अपि आगच्छत, वह भी आ गई। तो इस तरीके से आपको पहले वाक्य को पढ़ना है, फिर उस अव्यय को भरना है उसमें। आगे है, डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति। मनुष्य सम्यक रूप से, अच्छी तरीके से व्यायाम करता है। डैश से सदा स्वस्थ तिष्ठति, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो यदि मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति तरही, तो से सदा स्वस्थ तिष्ठति, तो वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो समझ में आया ये? इस तरीके से आपको समझना है, फिर उसका अव्यय का प्रयोग करना है। जब आप करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये। आगे देखते हैं, व्यायामेन रोगाः डैश दूरी भवन्ति। व्यायाम से रोग डैश दूरी भवन्ति, रोगाः अपि, रोग भी दूरी भवन्ति, दूर हो जाते हैं। आगे है, डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम। यत्र हरितिमा, जहां पर हरियाली है,
तत्र शुचि पर्यावरणम, वहां पर ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ है। अगला है डैश रामः अवदत्, सहसा अचानक से रामः अवदत्, अचानक से राम बोला। तो ये हमने उदाहरण के द्वारा समझा है। कुछ और उदाहरण समझ लेते हैं। अगली मंजूषा है माँ मत संप्रति अभी कदा कब वृथा बेकार कुतः कहाँ से और श्वः श्वः आने वाला कल। देखते हैं पहला, सह डैश वाराणसीम गमिष्यति। अब गमिष्यति क्या है? लिट लकार है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या आएगा? श्वः। गमिष्यति के साथ श्वः, लिट लकार के साथ श्वः। अगला है डैश अहम पुस्तकम पठामि। क्या आएगा इसमें? डैश अहम पुस्तकम पठामि, संप्रति अभी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सह जनः इतस्ततः भ्रमति, वह व्यक्ति वृथा बेकार में इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमता है। आगे है सा डैश स्वग्रामम गमिष्यति। इसमें देखिए प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में हम ध्यान रखेंगे जो हमारा कदा होता है, ठीक है, कथम किमर्थम, इस तरीके से हमारे जो अव्यय पद है वो प्रयोग होते हैं। तो इसमें कदा आया है प्रश्नवाचक, तो सा कदा, वह कब अपने गांव जाएगी। तो इसका ध्यान रखेंगे हम कि प्रश्नवाचक में इस तरीके के अव्यय पद का प्रयोग होगा। आगे है त्वम डैश समागतो असि, त्वम कहाँ से, कुतः कहाँ से, समागतो असि आए हो। अब हमें जान लेना है त्वम के साथ असि का प्रयोग हुआ है, तुम कहाँ से आए हो। अगला है ध्वनिम डैश कुरु, ध्वनि का मतलब शोर, मा कुरु मत करो। तो ऐसे ही हमें वाक्यों को समझना है और फिर उनमें अव्यय पद को भरना है। तो आप जितना अव्यय पद का अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्द, हिंदी अर्थ उनका जान लेंगे, तो आपको इसको भरने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक वर्कशीट भी दे रही हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जब भी आपको कोई भी संदेह हो तो इसको दोबारा देख सकते हैं आप। तो सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। पूरा जो आपका नया पाठ्यक्रम है वो आपको कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।